and live. वेलकम बैक नाज़रीन। हम छोटी सी ब्रेक अजान की थी, उसके लिए हमने ब्रेक ली है। और उससे पहले थोड़ा सा आई थिंक कोई कनेक्शन का भी जो है वो मसला बना था, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। हमारा प्रोग्राम जो है अभी जो है 6 बजे तक जारी और सारी रहेगा। मैं बात कर रहा था मुख्तलिफ अफगान पॉलिसी के हवाले से, जो दो पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट बरतानिया ने इंट्रोड्यूस की है, और दो जो है वो शॉर्टेज के हवाले से जो उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। एक तो हैवी व्हीकल ड्राइवर जो है, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए, और दूसरी पोल्ट्री फार्म जो है उनके लिए, क्योंकि क्रिसमस आने वाली है। और क्रिसमस में ऑब्वियसली जो है वो टर्की जो है वो एक रवायती बेसिकली क्रिसमस के लिए एक डिनर होता है, तो उसके लिए जो है वो पोल्ट्री फार्म के लिए लोगों की जो शॉर्टेज है, तो वो लोग भी इनको चाहिए। तो ये दो पॉलिसी के हवाले से भी मैंने बात की है। और एक कॉलर था वो हम लेने वाले थे, लेकिन उस वक्त जो है वो कॉलर डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि थोड़ी सी रिसेप्शन की वजह से। तो अगर वो कॉलर दोबारा कॉल करना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे जो है वो इकरा टीवी का टेलीफोन नंबर मौजूद है, वो दोबारा में कॉल कर लें, तो हम अपनी तसली जवाब उनको दे सकेंगे। जो भी उनका जो सवाल है उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि तसली बख्श जो है वो जवाब दे सकूं। तो एक बात जो मैं एक्चुअली बात कहने वाला था, वो ये थी कि यूरोपियन जो अपील्स हैं उनके हवाले से मैं बात करना चाहता था। कि कुछ लोगों ने मुझे टेलीफोन करके पूछा है, और कुछ लोगों ने ईमेल भी किया इस हवाले से, कि जिन लोगों की अपीलें जो है वो एक्सेप्ट हो गई हैं अदालत में, उन लोगों जब अप्लाई किया है ब्रिटिश हाई कमीशन को वीज़े के लिए, तो वहाँ से उनको ये जवाब आ रहा है कि क्योंकि ये पॉलिसी अब ख़त्म हो चुकी है, तो इसकी वजह से वो जो है वो मज़ीद वीज़े इशू नहीं कर रहे हैं, या फर्दर इंस्ट्रक्शन जो है उसकी जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से। ये जो इनफैक्ट हमारे साथ तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ना ही हमने कोई इस किस्म जो भी हमने अपीलें जो है वो अलाउड हुई हैं, और हमारे जो क्लाइंट जिन्होंने अपने एप्लीकेशन दर्ज किए हुए हैं, उनको तो किसी को भी इस किस्म की ईमेल नहीं आई है। और इसके बारे में लोगों से जो है ये हमें मालूमात आ रही है। मैंने इस हवाले से कुछ जो है वो भी पढ़ा नहीं है, कि क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जो क्लोजिंग डेट थी वो दिसंबर 2020 थी। अगर आपने एप्लीकेशन दिसंबर 2020 से अप्लाई किया है, तो उसके बाद आपका वो रिफ्यूज़ल आया और आपको राइट अपील ऑब्वियसली दी गई है, और उस विद इन टाइम आपने अपील की है, फिर अपील हियरिंग आई है। तो जब आप अदालत में पेश हुए हैं, तो अगर आपकी अपील अलाउ हो गई है, तो फिर तो वो कानूनी प्रोसेस आपने फॉलो किया है। अगर उसके बाद वो ब्रिटिश हुकूमत ये कह रही है कि आपका वीज़ा जो है वो डिले हो रहा है, या उसके बारे में वो कह रहे हैं कि मज़ीद जो है गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के हवाले से इंतज़ार कर रहे हैं, तो कानूनी तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्वियसली फिर जो आपने फीस पे की हुई है, और आपने जब आपकी जो आपने बैरिस्टर किया हुआ है अपनी अपील के, और जब जो अदालत बैठी हुई है जिसने फैसला किया है, वो तो सारा जो है वो डजंट मेक एनी सेंस, वो तो सारे का सारा वेस्ट हो गया, आपका पैसा भी वेस्ट हो गया, अदालत का टाइम भी वेस्ट हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ना ही ऐसी कोई चीज़ है। आई थिंक ये कोई एक गलत फहमी के बेसिस पे जो है ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है चल रही है। इस हमें तो मैंने कुछ इस हवाले से ना ही तो कोई मैंने पढ़ा है अभी तक, और ना ही जैसे मैंने कहा है कि गवर्नमेंट की कोई हमारा जो केस हमने जमा किया, वहाँ पे इस किस्म की जो है हमारे क्लाइंट को आगे से कहा गया हो कि आपकी जो है वो टाइम वीज़ा का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका है, वो दिसंबर 2020 तक था। और उस ऑब्वियसली जो लोगों ने फैमिली मेंबर्स जो इमीडिएट फैमिली के थे, बच्चे और जो उनकी बीवी थी, उनके लिए तो क्लोजिंग डेट थी वो एंड ऑफ जून थी, 30th ऑफ जून थी। तो जो लोगों ने ऑब्वियसली 30th ऑफ जून को एप्लीकेशन उससे पहले कर दी है, तो वो तो विद इन टाइम है। आगे तो ये सारा अपील प्रोसेस है जो कानूनी आपको आपका हक है, कि अगर आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो आप उसको अपील कर सकते हैं अदालत में जाकर। उसको इंडिपेंडेंट जो जजेस हैं वो उसको आपके केस को देखेंगे कि क्या वो फैसला जो होम ऑफिस ने किया वो सही है या गलत है। अभी तक मेरे पास इस हवाले से कोई भी ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है, ना गवर्नमेंट के अदारे से, और आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है। अगर ऐसा हो भी रहा है, तो उससे ज़्यादा ज़्यादा डिले हो सकता है,
आगे जाकर वो वकील हजरात चैलेंज कर देंगे ऐसी इस किस्म की अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जिन लोगों के अपील अलाउ हुए हैं उनको जो है वो आप वीज़ा नहीं दे रहे क्योंकि ये जो यूरोप से निकल गए हैं और उसके हवाले से आप ये जो है ये वीज़ा नहीं इशू कर रहे। तो नाजरीन अभी कोई कॉलर है, कॉलर ले लेते हैं तो फिर इस बारे में मजीद बात करते हैं। जी कौन और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी। लगता है कि कॉल इनफैक्ट ड्रॉप हो चुकी है। तो अगर आप दोबारा ट्राई करें तो जो है हो सकता है कि आपकी कॉल दोबारा जो है स्टूडियो से लग जाए और मैं मुझ तक जो है आपका जो भी सवाल है वो पहुंच जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं। तो ये बात हो रही थी अपील के हवाले से। अब मैं ये और एक बात करना चाहता हूं कि जो लोग इनफैक्ट ब्रिटिश हैं और उनके जो बच्चे हैं अगर वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री या किसी और मुल्क में वो मौजूद है तो वालद जो है वो अगर ब्रिटिश हैं तो वो या वालदा ब्रिटिश है तो उनका जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश होते हैं। वो एप्लीकेशन जो है वो जिस मुल्क में भी है वहां से वो एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं ब्रिटिश पासपोर्ट डायरेक्ट लेने के लिए। और उसका जो प्रोसीजर है क्योंकि ये मैंने आज एक केस किया है और मैं चाहता हूं कि लोगों को इसके इसके बारे में मालूमात होनी चाहिए कि जब वो अप्लाई करते हैं डायरेक्टली किसी बाहर के थर्ड मुल्क से या वो बच्चे का पासपोर्ट ब्रिटिश जो है वो पासपोर्ट ऑफिस में। तो ये पहली बात है ये एप्लीकेशन जो है वो इंग्लैंड में जमा नहीं हो सकता। वो जिस कंट्री में बच्चा मौजूद है एप्लीकेशन वहां से ही होगा। वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तकरीबन जो है एग्जैक्टली सेम है लेकिन उसके ऊपर जो है ना ओवरसीज लिखा होगा ओएस लिखा होगा। जो एप्लीकेशन ब्रिटिश पासपोर्ट जो आप मुल्क से बाहर जो बच्चे हैं उनके लिए जब आप करेंगे बाकी सारे डिटेल एग्जैक्टली सेम है। आपको एक रेफरी चाहिए होगा जो अगर बच्चा है तो उसका वालिद को जानने वाला होगा एटलीस्ट 2 साल वो उसको पर्सनली जानता हो। और बच्चे की जो तस्वीर है वो आपने अटेस्ट करनी है। तो उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है वो इनफैक्ट काफ़ी जो है वो डिटेल में है क्योंकि बच्चे जब थर्ड वर्ल्ड में पैदा होते हैं या किसी और दूसरे मुल्क में पैदा होते हैं तो वहाँ का अपना जो निज़ाम है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो रिक्वायरमेंट जो है वो तो यूके जो इमिग्रेशन के हवाले से या यूके सोसाइटी के हवाले से जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वैसे ही आपको चाहिए। तो उसमें ये होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके साथ जैसे मैंने कहा कि रेफरी होगा पासपोर्ट जो है साइज फोटोग्राफ जो है वो टेस्ट होंगे। वही टेस्ट कर सकता है जो एप्लीकेशन फॉर्म टेस्ट करेगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म किसी और ने टेस्ट किया है और पासपोर्ट किसी और ने टेस्ट किया तो उसको वो नहीं मानेंगे क्योंकि वही आदमी जो है जिसने एप्लीकेशन फॉर्म जो टेस्ट करेगा वही तस्वीर को भी टेस्ट करेगा। उसमें जो आदमी उसका पासपोर्ट नंबर जो है वो उसका जो टेस्ट करेगा उसका पासपोर्ट नंबर वो मांगेगा। वो ब्रिटिश आदमी होना चाहिए और कारोबारी आदमी होना चाहिए लेकिन ब्रिटिश होना चाहिए और उसका जो है एक वैलिड नंबर जो है वो आपको देना पड़ेगा जिस पे वो फ़ोन करके उससे तस्दीक कर सकें क्या कि आपने ये जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है और बच्चे का जो पिक्चर है आपने अटेस्ट की है या नहीं की है। या फिर उसका ऑफिस एड्रेस तो आपको देना पड़ता है या ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा। जब तक जो आपका जिस आदमी ने अटेस्ट करेगा वो जब तक कंफर्म नहीं करेगा कि ये डॉक्यूमेंट पासपोर्ट और तस्वीरें मैंने अटेस्ट की हैं तब तक वो आपका पासपोर्ट जारी नहीं होगा। ये तो ऑब्वियसली अटेस्टेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसके हवाले उसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो 2 सेट जो है आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको आपने एक कलर फोटो का कराना है फोटो कॉपीज और एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कराना है। ये पूरे का पूरा अगर आपके पास पासपोर्ट है ब्रिटिश पासपोर्ट है तो वो जब से बेसिकली बच्चा पैदा हुआ है वो सारे पासपोर्ट जो है आपके वो उनके पूरे के पूरे पेज जो है वो आपने कलर फोटो कॉपीज करानी है। और एक साथ में एक जो है ब्लैक एंड व्हाइट सेट भी बनाना है और आपकी नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है उसको भी कलर पिक्चर आपने बनाना है। जो फैमिली पिक्चर्स होती हैं
जो फैमिली के साथ है, वो बच्चे की वो पिक्चरें जो है वो भी आपने साथ लगानी है। मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आपने साथ लगाना है। पाकिस्तानी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो भी आपने साथ लगाने हैं। अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं तो वो भी आपको जो है उसकी भी कलर फोटो कॉपीज बनाकर वो भी आपने साथ लगानी है। ये सारे डॉक्यूमेंट के दो सेट होंगे, एक ब्लैक एंड व्हाइट होगा और एक जो है आपका कलर होगा। जो कलर वाला है वो इनफैक्ट वो आप अपने पास रख लेते हैं, दूसरा जो आपको दे देंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपको वापस कर देंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो एप्लीकेशन करते हैं, और करने के बाद 6-6 माह हो जाते हैं, और सम टाइम मैंने ये भी देखा है कि 1-1 साल हो गया, और कुछ चंद ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 2 साल तक कोई जवाब नहीं आ रहा। तो वो लोग फिर जो है हमसे रब्ता करते हैं कि इतना अरसा हो गया है, हमने एप्लीकेशन किया था वहाँ से पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से, तो अभी तक हमें जो है वो जवाब नहीं आ रहा। तो सम टाइम ये होता है कि जो ईमेल दी जाती है उस ईमेल को या तो आप रेगुलर चेक करें, क्योंकि होम ऑफिस का जब मजीद जो पासपोर्ट ऑफिस है उनको जब मजीद डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे तो वो क्या करेंगे, वो आपको ईमेल करेंगे। क्योंकि जब से पेंडेमिक जो है ये फैला है, शुरू हुआ है, तो तब से सारा जो कम्युनिकेशन है वो इनफैक्ट ईमेल के जरिए हो रही है। तो अगर आप ईमेल चेक नहीं करते, सम टाइम ऐसा होता है कि ईमेल जो है वो आपकी जंक बॉक्स में चली जाती है, और कुछ सिस्टम जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली 3 या 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जो जंक ईमेल होती है उसको एक्चुअली डिलीट कर देता है। तो आपको सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम इंक्वायरी कराते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस हमें बताता है जी वो तो 6 माह पहले हमने ईमेल की थी इनको कि मजीद डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, तो इन्होंने हमें कोई उस ईमेल का कोई जवाब ही नहीं दिया। तो उस वजह से हमने एप्लीकेशन को जो है वो डिसमिस कर दिया। और इसमें ये एक बड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि जब एप्लीकेशन आपका खारिज हो जाता है तो जो आपके डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं वो डॉक्यूमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फिर आपको दोबारा नए सिरे से जो है वो आपको एप्लीकेशन भी करना पड़ेगा, सारे का सारे डॉक्यूमेंट जो है वो भी आपको जो है वो दोबारा जो है उनके जो है वो बंडल बनाकर उनको देने पड़ेंगे, और फीस भी जो है वो आपको दोबारा देनी पड़ेगी। जो ऐसे जो वैसे तो अगर इंग्लैंड से आप एप्लीकेशन करते हैं तो फीस जो कम है। अगर आज बच्चे दूसरे मुल्क में हैं तो फीस जो है तकरीबन 90 पाउंड है। 90 पाउंड जो है वो पासपोर्ट की जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है उसकी फीस जो है वो 90 पाउंड होगी। तो अपने एप्लीकेशन के साथ आपका जो फीस का जो फॉर्म है वो भी आपने साथ लगाना है। उसमें जो जिस बंदे का वीज़ा कार्ड या जो पेमेंट मेथड जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वो सारे डिटेल उस पर जाते हैं। जिस जिस आदमी ने वो जो है फीस पे करनी होती है वो भी साथ होनी चाहिए। वहां से वो पैसे खुद निकाल लेंगे जब पासपोर्ट ऑफिस जो आपका एप्लीकेशन जाता है। तो ये जरूरी मालूमात थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास इस हवाले से जो है ना वो आते हैं। क्योंकि आजकल मसला ये हुआ है कि जब आप सेटलमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो सेटलमेंट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, और उसके अलावा 18,600 तनख्वाह की भी ज़रूरत होती है। सम टाइम जो है शादी के बाद लोग जो है उनकी तनख्वाहें जो है वो इतनी नहीं पूरी कर सकते, और उनकी अगर जो हस्बैंड या वाइफ है वो इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो स्ट्रेट वे नहीं कर सकते। हो सकता है कि उन्हें कुछ वो एप्लीकेशन करें, पास हो इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो बाय दैट टाइम साल 1 या 2 साल गुजर जाते हैं। तो वो वहाँ पे जो है उनके अगर बच्चे हो जाते हैं तो मजीद जो है ना वो फिर अपना जब एप्लीकेशन करेंगे तो वो तो एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो तो ब्रिटिश है, उसके लिए तो आपने एंट्री क्लियरेंस का एप्लीकेशन नहीं करना। अगर करेंगे तो आपको जो है वो फीस पड़ जाती है, तकरीबन 3,500 पाउंड बनती है। तो वो तो बहुत ज्यादा फीस बन जाती है। उससे बेहतर यही होता है कि क्योंकि बच्चा ब्रिटिश है तो उसका ब्रिटिश पासपोर्ट ले 90 आपने देने हैं, तो उस 90 पाउंड में जो है वो आपको जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट मिलने का टाइम जो है वो एटलीस्ट जो है वो 6 माह का है। तो 6 माह का जो टाइम है ऑब्वियसली तब तक जो है ना वो मसला बन जाता है। तो इसके लिए जो है ये बेहतर यही होता है कि आप एप्लीकेशन जो है वो कर दें। यस। तो नाजरीन, जो है हमारा टाइम जो है वो अभी जो है ख़त्म होने को आ रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक
हम इस प्रोग्राम को जारी और सारी रखेंगे। मैं दोबारा 6 o'clock सैटरडे को हाज़िर हूँगा और मज़ीद जो है वो अपडेट मैं जो 2-3-4 पॉलिसी जिनके बारे में मैंने आपको बताया उसको वो मैं अपडेट करूँगा। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख़ास ख़्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह निगहबान।